आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अगले टॉपिक की मानव वातावरण या मानव पर्यावरण के अंतर संबंध। मानव पर्यावरण के अंतर संबंध किस प्रकार के रहे हैं? क्या मानव वातावरण को प्रभावित करता है, वातावरण मानव को प्रभावित करता है, या मानव वातावरण के अंतर संबंधों का जो इतिहास रहा है वो किस प्रकार का रहा है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभाव डालने का वो कार्य कर रही हैं। तो मानव और वातावरण कि मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, उसके साथ पहले के टॉपिकों में अपन ने बात की कि मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका भी विकास हुआ है, मानवीय सोच है उसका भी विकास हुआ है। तो उस मानवीय विकास के साथ, मानवीय सोच के विकास के साथ, मानवीय क्रियाओं के विकास के साथ जो मानव के पर्यावरण के साथ जो संबंध है, मानव के वातावरण के साथ जो संबंध है उनमें भी विकास हुआ है। और वो विकास कैसे हुआ, कैसे मानव और वातावरण के अंतर संबंध है वो परिवर्तित हुए हैं, कैसे वर्तमान संदर्भ की यदि बात की जाए या प्राचीन संदर्भ की यदि बात की जाए तो मानव और वातावरण के अंतर संबंध किस प्रकार के रहे हैं, पारस्परिक जो संबंध है, जो इंटर रिलेशन है वो किस प्रकार का रहा है। इसकी यदि बात की जाए तो मानव और वातावरण, क्योंकि मानव है वो वातावरण के अधीन रहते हुए अपनी क्रियाएं करता है, अपने कार्य करता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि मानव जो कार्य करता है उसमें प्राकृतिक वातावरण का, क्योंकि पहले टॉपिक में अपने बात की थी वातावरण है वो दो प्रकार का है, एक अपने का प्राकृतिक वातावरण है, दूसरा अपने का मानवीय वातावरण है। और मानव उस वातावरण का, जैसी भौतिक दशाएं हैं, जैसी मानवीय दशाएं हैं, चाहे प्राकृतिक वातावरण की दशा हो, जैसे अपन कहें जलवायु है, धरातलीय संरचना है, मृदा है, खनिज है, जल राशि है, या मानवीय जो वातावरण है, मानव निर्मित जो भूदृश्य हैं, चाहे मानवीय आर्थिक क्रियाएं हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, तो जैसी भी स्थिति मानव के सामने रही है उसमें मानव ने उन परिस्थितियों का, उन भौतिक और मानवीय दशाओं का उपयोग करते हुए मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। या अपन यूं कह सकते हैं कि मानव अपनी प्राथमिक और उच्च जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मानव ने वातावरणीय दशाओं का उपयोग किया है, चाहे उसने प्राकृतिक वातावरण की दशा का उपयोग किया हो, चाहे उसने मानवीय वातावरण की दशा का उपयोग किया हो। जैसा अपन यहाँ बात भी कर रहे हैं कि प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण, मानव जो है वो प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण का एक भाग रहा है। और मानव वातावरण है वो एक दूसरे से अपने संपर्क में रहे हैं, क्योंकि दोनों के संपर्क के बिना किसी भी क्रिया का होना संभव नहीं है। क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की यदि पूर्ति करेगा तो उसके लिए मानव को किसी न किसी रूप में वातावरण का उपयोग करना पड़ेगा, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता हो, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता हो। दूसरी बात कि वातावरण मानव को प्रभावित तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ मानव वातावरण को कुछ अवसर भी उपलब्ध करवाता है। उन अवसरों का उपयोग करते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जैसे अपन मान लीजिए कि मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश की दशा, प्राकृतिक दशा इस प्रकार की है कि वर्षा अत्यधिक कम होती है, बालुई मृदा है, जल का अभाव है, तो वहां पे कृषि कार्य का अभाव होगा। लेकिन मानव ने उस प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन किया, परिवर्तन करते हुए उसने अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, या अपन यूं कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने सिंचाई साधनों का निर्माण किया। सिंचाई साधनों का निर्माण करके उसने प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन किया और वहां पे कृषि कार्य करने लगा। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति होगी तो उसमें अपन कह सकते हैं कि वातावरण है वो मानव को अवसर उपलब्ध करवाता है, और उन अवसरों का फायदा उठाना या उन अवसरों का उपयोग करना स्वयं मानव पर निर्भर करता है। अब ये मानव और वातावरण का जो अंतर संबंध है वो किस प्रकार का रहा है, कैसा अंतर संबंध रहा है, किस प्रकार की दशाएं रही हैं, तो मानव और वातावरण के अंतर संबंधों की यदि बात की जाए तो तीन प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, तीन जो विचारधारा है वो मानव भूगोल में प्रचलित हैं। जिन विचारधाराओं की यदि बात की जाए तो सबसे पहली जो विचारधारा है, जैसा आप देख रहे हैं कि निश्चयवादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा यहाँ पे है संभववादी विचारधारा, और तीसरी नूतन जो विचारधारा है, नवीनतम विचारधारा जिसको कहा जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं नवनिश्चयवादी विचारधारा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले जो मानव वातावरण के जो अंतर संबंध है, मानव पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं, उन
पर एक नई विचारधारा प्रारंभ हुई जिसको आपने निश्चयवाद कहा। निश्चयवाद के बाद में दूसरी विचारधारा का उद्भव हुआ जिसको संभववादी विचारधारा कहा गया। उसके बाद एक नई विचारधारा, नवीनतम विचारधारा भी जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन कह रहे हैं नवनिश्चयवादी विचारधारा। अब आप देखिए कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध वो किस प्रकार के हैं, मानव और वातावरण या मानव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, किस प्रकार के उनके रिलेशन हैं। तो उसके संबंधित 3 विचारधाराओं की बात अपन यहाँ पे करेंगे। पहली विचारधारा की बात अपन करेंगे निश्चयवादी विचारधारा, दूसरी विचारधारा की अपन बात करेंगे संभववादी विचारधारा, और तीसरी विचारधारा की अपन बात करेंगे नवनिश्चयवादी विचारधारा। सबसे पहले विचारधारा की अपन बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए निश्चयवादी विचारधारा। निश्चयवादी जो विचारधारा है जिसको वातावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है, जिसको पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है। अब वातावरण निश्चयवाद किस रूप में और पर्यावरण ये निश्चयवाद किस रूप में, इसकी यदि बात की जाए तो निश्चयवादी विचारधारा जो मानती है कि जो मानव है या मानवीय जो क्रियाएं हैं, जैविक जो क्रियाएं हैं, उन पर वातावरण है वो प्रधान होगा, प्रकृति है वो प्रधान होगी। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि जो मानव है, जो जीव जंतु है, उसको पूर्ण रूप से किसके आदेशों की पालना करनी होती है, वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में रहेगा, वातावरण के नियंत्रण में रहेगा। वातावरण चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे वो मानवीय वातावरण हो। तो निश्चयवादी विचारधारा मूल रूप से जो बात कहती है, निश्चयवाद जो कहता है कि मानव है उस पर प्रकृति का पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा, या अपन यूं कह सकते हैं कि मानव पूर्ण रूप से वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करेगा। मानव किसी भी रूप में, जो जैविक कारक है, जो मानव है, मानव किसी भी रूप में वातावरण के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। अर्थात मूल रूप से यदि कहा जाए तो निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। अर्थात कि मानव क्या है, प्रकृति का गुलाम है। जिस प्रकार एक सेवक, एक नौकर अपने मालिक के आदेशों की पालना करता है, उसके द्वारा उतना ही कार्य किया जाता है जितना निर्देश उसके मालिक या उसके स्वामी के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक मालिक अपने सेवक को, अपने नौकर को कहता है कि बाजार से आपको 2 किलो आलू लेके आने हैं। अब 2 किलो आलू यदि उसको लेके आने हैं, उसको इतना निर्देश दिया गया है कि आपको केवल 2 किलो आलू परचेज करने हैं, मार्केट से, बाजार से आपको लेके आने हैं, तो वो व्यक्ति बाजार से केवल 2 किलो आलू ही लेकर आएगा, उसके अलावा वो कोई भी सामग्री नहीं लेके आएगा। अर्थात इस बात से क्या प्रतीत होगा कि जो नौकर, जो सेवक जिसको बाजार में भेजा गया, जिसको निर्देश दिया गया कि 2 किलो आलू लेके आने, तो केवल 2 किलो आलू ही लेके आता है, तो वो किसका अनुसरण कर रहा है, अपने जो मालिक है जिसके द्वारा उसको निर्देश दिया गया है, उसके आदेश का वो पालन कर रहा है। अर्थात होगा क्या कि जो सेवक है, जो नौकर बाजार गया है, वो पूर्ण रूप से किसके अधीन है, अपने मालिक के अधीन है। वो केवल उतना ही सोचेगा, उतनी ही क्रिया उसके द्वारा की जाएगी जितना उसको उसके मालिक के द्वारा या उसके स्वामी के द्वारा उसको आदेश दिया गया है। क्योंकि वो जो सेवक है, जो नौकर है, वो अपने मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अब मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, तो यहाँ पे निश्चयवादी विचारधारा भी यही बात कहती है कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है, मानव है वो प्रकृति का गुलाम है। क्योंकि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में है, प्रकृति के नियंत्रण में है। प्रकृति यहाँ पर अपन किसको कहेंगे, वातावरण को कहेंगे। अब वो वातावरण चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक या मानवीय वातावरण हो, लेकिन मानव पर पूर्ण रूप से जो नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा, वातावरण का रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें तो निश्चयवादी विचारधारा का जो प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ मूल रूप से जर्मनी से माना जाता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि निश्चयवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं वो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इसलिए निश्चयवादी विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रबल समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने इस विचारधारा को महत्व दिया, इस विचारधारा को लागू करने का इन्होंने प्रयास किया, इस विचारधारा को, इस विचार को इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वास्तव में मानव है वो प्रकृति का दास है। तो निश्चयवादी जो विचारधारा है, इसका जन्म है वो जर्मनी से माना जाता है, इसलिए इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है, जर्मन निश्चयवादी विचारधारा भी कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे करें कि जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका प्रतिपादक, जो संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को।
फ्रेडरिक रेडजेल कौन है, इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की थी कि फ्रेडरिक रेडजेल वे जर्मन भूगोलवेता हैं जिन्होंने भूगोल से एक अलग नई शाखा के रूप में मानव भूगोल का प्रारंभ किया, जिन्होंने कहा था और प्रमाणित भी किया था कि मानव भूगोल है वो मूल रूप से किसका अध्ययन करता है, मानव का अध्ययन करता है, मानव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है, मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस रूप में यदि बात की जाए तो जो निश्चयवादी विचारधारा है उसके प्रतिपादक संस्थापक है वो किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। और फ्रेडरिक रेडजेल जो मूलतः जर्मन भूगोलवेता है, जर्मनी से वो बिलोंग करते हैं, तो जर्मन भूगोलवेता है, इस रूप में ही माना जाता है कि जो निश्चयवादी विचारधारा है जिसको आप वातावरण निश्चयवाद कह रहे हैं, जिसे आप पर्यावरणीय निश्चयवाद कह रहे हैं, उस विचारधारा का जन्म भी कहां से हुआ है, जर्मनी से हुआ है। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसके बात अपन पहले के टॉपिक्स में कर चुके हैं, चाहे आप मानव भूगोल के सिद्धांतों की बात कर लीजिए, चाहे मानव भूगोल की शाखाओं की बात कर लीजिए, और चाहे आप मानव भूगोल के अर्थ प्रकृति विशेष क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहां भी अपन ने फ्रेडरिक रेडजेल के डेफिनेशंस, परिभाषाओं की बात की थी, जहां उन्होंने सिद्धांतों में इसका उल्लेख किया। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही, बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है निश्चयवादी विचारधारा को प्रमाणित करते हुए, निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए। फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा कि हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता के उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। हमारी बुद्धि का यहाँ पे अर्थ किससे लिया जाएगा, मानव से लिया जाएगा, कि मानव की जो सोच है, सोचने की जो क्षमता है, मानवीय जो संस्कृति है, मानवीय जो सभ्यता है, जिसमें मानव के स्वयं का विकास भी शामिल है, उसकी तुलना आकाश में उड़ने वाली एक चिड़िया के साथ नहीं की जा सकती। क्योंकि आकाश में उड़ने वाली जो चिड़िया है वो तो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो चाहे जहां उड़े, जहां जिस दिशा में उड़ना चाहे उधर उड़ सकती है, जहां वो जाना चाहे वहां जा सकती है। लेकिन निश्चयवादी विचारधारा तो कहती है कि मानव पर पूर्ण रूप से प्रकृति का नियंत्रण है। जब मानव पर नियंत्रण है लेकिन वो आकाश में उड़ने वाला जो पक्षी है वो नियंत्रित नहीं है, वो स्वच्छंद है, वो स्वतंत्र है। तो मानव की जो बुद्धि है, जो सोच है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी तुलना आकाश में उड़ने वाली चिड़िया से नहीं की जा सकती। तो किसके साथ होगी, उसकी तुलना एक पौधे के तने के साथ की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही सारगर्भित बात फ्रेडरिक रेडजेल ने कही कि मानव की जो सोच है, मानवीय जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी तुलना आप आकाश में उड़ने वाले पक्षी के साथ नहीं कर सकते। आप किसके साथ करेंगे, एक पौधे के तने के साथ। अब पौधे का तना किस पर रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा। उसको विकसित होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए, उसके विकास के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, पृथ्वी की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, और जल संबंधी आवश्यकता हो या अन्य तत्वों की आवश्यकता, उसके लिए उस पौधे के तने को जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा। और मानव भी किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी पर निर्भर करता है, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण के रूप में करता हो, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण के रूप में करता हो। अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल ने जो बात की, इस परिभाषा के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, तो फ्रेडरिक रेडजेल कहना चाह रहे हैं कि मानव का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव को यदि जीवित रहना है, मानव को यदि विकास करना है, चाहे वो बौद्धिक विकास करना हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास करना हो, चाहे वो सभ्यता का विकास करना हो, उसके लिए उसको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, पृथ्वी यानी पर्यावरण, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, उसके ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल यहाँ पे निश्चयवादी विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए एक बहुत अच्छी परिभाषा और वो यहाँ पे दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी परिभाषा है, काफी बार एग्जाम से पूछी हुई है कि मानव अपना सिर आकाश में कितनी ही ऊंचाई तक क्यों न उठा ले, मानव अपना सिर आकाश में कितनी ही ऊंचाई तक क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे और अंत में उसकी धूल प्रकृति में विलीन होगी। कि मानव चाहे आकाश में कितनी ही ऊंचाई तक जाए, यानी वो चाहे कितना भी विकास करे, ऊंचाई तक जाने का यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा कि मानव चाहे कितना भी विकास करे,
कितना भी कार्य उसके द्वारा कर लिया जाए, कितना विकास उसके द्वारा कर लिया जाए, लेकिन उसके पांव का अर्थ लिया जाता है कि फिर भी मानव को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी दूसरी परिभाषा में भी वो साफ कह रहे हैं कि मानव की निर्भरता किस पर होगी? प्रकृति पर होगी, पर्यावरण पर होगी। और मानव स्वयं की जब मृत्यु होती है, चाहे वो चंद्रमा पे चला जाए, चाहे वो आकाश में कहीं भी चला जाए, उपग्रह बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी उसको निर्भर पृथ्वी पर रहना होगा। और अंत में उसकी जो धूल होगी वो भी किसमें विलीन होगी? प्रकृति यानी पर्यावरण में विलीन होगी। अर्थात मानव चाहे कितना भी कार्य करे, मानव की सोच कितनी भी चाहे विकसित हो जाए, फिर भी मानव को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पृथ्वी पर निर्भर रहना पड़ेगा। अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल की दोनों परिभाषाओं की यदि बात की जाए तो कॉमन जो सार निकल के आता है कि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में है? प्रकृति के नियंत्रण में है, पर्यावरण के नियंत्रण में है। और मानव के द्वारा पर्यावरण के जो भी आदेश हैं, आदेश का यहाँ पे अर्थ लिया जाता है कि जैसी पर्यावरणीय दशा होगी, जैसी परिस्थिति होगी, उसका उपयोग करते हुए मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है कुमारी सेनपुल, और कुमारी सेनपुल मूलतः तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, क्योंकि जैसा अपन ने पहले बात की थी कि निश्चयवादी जो विचारधारा है, पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है, वातावरणीय जो निश्चयवाद है, वो जर्मन विचारधारा का है। जर्मन भूगोल जो वेता है या जर्मनी के जो भूगोल वेता है वो निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि कुमारी सेनपुल मूलतः तो अमेरिकन भूगोल वेता है, अमेरिका से हैं। लेकिन कुमारी सेनपुल है वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है, और शिष्या होने के नाते उन्होंने उन्हीं विचारों का समर्थन किया है जिसका समर्थन उनके गुरु फ्रेडरिक रेडजेल ने किया। तो कुमारी सेनपुल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए बहुत अच्छी बात की। ये परिभाषा बहुत से एग्जाम में पूछी हुई है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। मानव पृथ्वी तल की उपज है, अर्थात मानव के पास जो कुछ भी संसाधन है, जो कुछ भी वस्तु है, वो सब किसकी देन है? पृथ्वी की देन है। यानी मानव का स्वयं का कुछ भी नहीं है। मानव के पास जो कुछ उपलब्ध है आज की स्थिति में, आज उसके पास जो भी संसाधन है, जिसका भी उसने निर्माण किया, वो मानव की देन नहीं है। वो किसकी देन है? वो पृथ्वी की देन है, वो प्रकृति की देन है, वो पर्यावरण की देन है। चाहे उसको प्राकृतिक पर्यावरण ने प्रदान किया हो, चाहे उसे मानवीय वातावरण ने प्रदान किया हो, लेकिन मानव के पास जो भी है वो सब किसका है? पृथ्वी का है, प्रकृति का है, पर्यावरण का है। दूसरी बात यहाँ पे आप देखिए कि कुमारी सेनपुल ने जो ये परिभाषा दी, सारगर्भित परिभाषा, जिसका आपने कहा कि मानव पृथ्वी तल की उपज है, इसका दूसरे शब्दों में जो अर्थ लिया जाता है कि मानव है वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? पृथ्वी पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। और वो पृथ्वी के एक शिशु के समान है, पृथ्वी के एक बच्चे के समान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, पालन पोषण करती है, उसको जन्म देती है, उसको बड़ा करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है। तो एक बच्चे को जो भी वस्तु प्राप्त होगी वो किसके माध्यम से? उसकी माता के माध्यम से। और मानव को भी किसके रूप में? पृथ्वी के शिशु के रूप में माना गया है। जैसा फ्रेडरिक रेडजेल ने भी कहा, जैसा कुमारी सेनपुल कह रही हैं कि जो मानव है वो पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, पृथ्वी का कण है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी अनुसार पृथ्वी ने भी मानव का पालन पोषण किया है। पालन पोषण किसके रूप में किया है? कुमारी सेनपुल उदाहरण के रूप में जो बात कहती हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने इस विचार को प्रमाणित करने का प्रयास किया। कुमारी सेनपुल ने कहा कि मानव का शारीरिक जो विकास है, मानव का शारीरिक विकास का अर्थ लिया जाता है कि मानव के शारीरिक जो अंग हैं वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। अब मानव के शारीरिक अंग जो विकसित होंगे, चाहे उसके हाथ हो, पांव हो, शरीर हो, वो किस पर निर्भर करेंगे? वहां की प्रकृति यानी वहां की प्राकृतिक जो दशा है उस पर निर्भर करेंगे। अब आप देखिए कैसे निर्भर करेंगे। उदाहरण के तौर पे कुमारी सेनपुल जो बात कहती है, तो वो कहती है कि पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाला जो मानव है, पर्वतीय प्रदेश से दुर्गम ऊंचाइयों का जो क्षेत्र है, विकट परिस्थितियों का जो क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है उसके पांव यानी पैर जो हैं वो बलशाली होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव को
अपने आवास स्थल तक जाने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसको पर्वतीय क्षेत्र से ऊपर नीचे उतरना या चढ़ना पड़ता है। और ऊपर नीचे उतरने या चढ़ने में सबसे अधिक जो श्रम है, सबसे अधिक जो उपयोग है वो किसका किया जाता है? पैरों का किया जाता है। और इस रूप में मानव के जो पैर है वो क्या होंगे? मजबूत होंगे, बलशाली होंगे। कौन से क्षेत्रों के? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव के। दूसरा उदाहरण वो देती है कि पठारी क्षेत्र में निवास करने वाला जो मानव है, या अपन कहें कि जलीय भागों में निवास करने वाला जो मानव है, जलीय जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में भी पैर है वो बलशाली होंगे। जलीय भागों में निवास करने वाला जो मानव है उसके हाथ हैं वो बलशाली होंगे। हाथ कैसे बलशाली होंगे? कि जलीय क्षेत्रों को पार करने के लिए, आवागमन करने के लिए उसके द्वारा नाव का उपयोग किया जाएगा, या वो तैरकर उस क्षेत्र को पार करेगा। तो उस रूप में चाहे वो नाव का उपयोग करता है तो नाव को खींचने के लिए, नाव को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हाथों के प्रयोग की अधिक आवश्यकता होती है। तो जलीय भागों में निवास करने वाला जो मानव है, तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है, उसके हाथ है वो बलशाली होंगे, मजबूत होंगे। जबकि कुमारी सैंकुल कहती है कि मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है, नदियों का मैदानी प्रदेश जहां कृषि कार्य की प्रधानता होती है, तो ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के हाथ और पांव दोनों बलशाली होंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए मानव को हाथ और पांव दोनों का उपयोग करना पड़ता है। तो कुमारी सैंकुल जो बात कहना चाहती है इस विचारधारा के माध्यम से, इस परिभाषा के माध्यम से, वो कहना चाह रही है कि मानव का शारीरिक जो विकास होगा, शारीरिक अंगों का जो विकास होगा, जैसा उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के पैर बलशाली होंगे, जलीय भागों में निवास करने वाले मानव के हाथ बलशाली होंगे, मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव के हाथ और पांव दोनों बलशाली होंगे। इस प्रकार मानव का शारीरिक जो विकास होगा वो किसका परिणाम है? प्रकृति का परिणाम है, पर्यावरण का परिणाम है। दूसरी बात यहाँ पे कुमारी सैंकुल जो कहती है कि मानव का चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे मानवीय गतिविधियों का विकास हो, चाहे मानव का आर्थिक सामाजिक विकास हो, क्योंकि जैसा प्रभाव की बात की, कुमारी सैंकुल कहती है कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव होगा। प्रभाव किस रूप में होगा? शारीरिक प्रभाव होगा, शारीरिक विकास, जैसे अभी अपन ने बात की। मानवीय विकास, जैसे जैसे मानवीय आवश्यकताएं बढ़ेगी, मानवीय सोच है उसका विकास होगा। मानवीय गतिविधियों का विकास, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो मानवीय गतिविधियां का भी विकास होगा, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो। प्राचीन समय का मानव मानवीय गतिविधियों का विकास हुआ। प्राचीन समय का मानव केवल भोजन, वस्त्र, आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता था। केवल प्राथमिक आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान थी। उसके बाद समय के साथ जैसे और विकास होता गया, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिसको अपने उच्च आवश्यकताओं के रूप में कहा, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है। तो ये सब मानव की उच्च आवश्यकताएं हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ, आय के साधनों का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ। तो शारीरिक विकास हो, चाहे मानवीय विकास हो, चाहे मानवीय गतिविधियों का विकास हो, चाहे आर्थिक सामाजिक विकास हो, तो संपूर्ण विकास क्रम है वो किसका परिणाम है? पर्यावरण का परिणाम है। तो इस रूप में कुमारी सैंकुल जो बात कहती है वो यहाँ पे चरितार्थ भी होती है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु ने अपनी रचना राजनीति, पॉलिटिक्स में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, और निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है। इन्होंने इस विचारधारा को प्रमाणित करते हुए कहा कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। यूरोप जो महाद्वीप है, जहाँ की शीत कटिबंधीय जलवायु है, ठंडी जलवायु जिसको अपन कह सकते हैं, तो यूरोप के ठंडे देशों के जो निवासी हैं वो क्या होते हैं? बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि विचार एवं तकनीकी कौशल में क्या होंगे? कमजोर होंगे, बहादुर होंगे, क्योंकि वहां की जलवायु परिस्थितियां कठोर जलवायु है, विपरीत परिस्थितियों वाली जलवायु है, फिर भी वहां पे मानवीय निवास है, मानवीय क्रियाएं हैं। तो वो वहां का जो निवासी है, ठंडे देशों का जो निवासी है, कम ताप के क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है वो बहादुर तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या होगा? तकनीकी विचार कौशल में कमजोर होगा। जबकि एशिया के लोगों का यहाँ पे अर्थ लिया जाता है उच्च तापमान की जो क्षेत्र है या गर्म जलवायु के जो क्षेत्र है, वहां निवास करने वाले मानव क्या होते हैं? विचारवान और कुशल तो होते हैं, लेकिन उष्ण जलवायु के कारण वो क्या होंगे? उत्साही नहीं होंगे। तो मानव का विचारवान होना, उत्साहपूर्ण होना, आलस्यपूर्ण होना, ये किस पर निर्भर है? जलवायु दशा यानी प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। तो अरस्तु ने भी इसी बात को कहना चाहा है, इसी बात को उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की है कि
जो जलवायु है वो किसको प्रभावित कर रही है, मानव को प्रभावित कर रही है, मानव की क्रियाओं को, उसकी सोच को, उसके विकास को प्रभावित कर रही है। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है एयर वाटर एंड प्लेस में वातावरण को प्रधान बताते हुए बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पे इन्होंने दी है। हिपोक्रेटस ने एक जो बात कही कि यूरोपियन लोगों के द्वारा एशिया के लोगों पर किए गए आक्रमण का मुख्य कारण यूरोप की कठोर जलवायु है। जैसा अरस्तु ने कहा कि ठंडे देशों के जो मानव है वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। और आपको भी विदित है इस बात का कि एशिया महाद्वीप के अधिकांश जो देश हैं वो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, या कुछ देश हैं वो फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं, कुछ हैं वो पुर्तगाल के उपनिवेश रहे हैं। कोई भी एशिया का ऐसा देश नहीं है जिसने दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाया हो, अपने अधीन रखा हो। यूरोपियन देशों ने, अधिकांश यूरोपियन जो कंट्रीज के जो देश हैं, यूरोपियन जो देश है, उन्होंने दूसरे देशों को अपने अधीन रखा, जैसा जिसको अपने उपनिवेश के रूप में कह रहे हैं। अब उपनिवेश के रूप में किस लिए रखा कि वहां के लोग क्या थे, बहादुर प्रवृत्ति के थे। और एशिया के उष्ण जलवायु के जो लोग हैं वो क्या है, आलस्य प्रवृत्ति के हैं, उत्साह रहित हैं। उत्साह रहित होने के कारण दूसरे देशों के उपनिवेश बने। तो यही बात हिप्पोक्रेटस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यूरोपीय लोगों के द्वारा एशिया के लोगों पर किए गए आक्रमण का मुख्य कारण यूरोप की कठोर जलवायु, जिसके कारण एशिया का मानव आराम पसंद जबकि यूरोप का मानव कठिन परिश्रमी होता है, क्योंकि वहां की जलवायु क्या है, कठोर जलवायु है, ठंडी जलवायु, जिसके कारण बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो एशिया के अधिकांश देशों का उपनिवेश के रूप में रहना, दूसरे देश के अधीन रहना भी किसका कारण माना गया है, पर्यावरण का कारण माना गया है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं, या आराम पसंद होते हैं, या उत्साह रहित होते हैं, जिसके कारण उनको दूसरे के अधीन रहना पड़ा। अगले भूगोलवेता की अपन बात करते हैं जिन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, कार्ल रिटर की मानव भूगोल से संबंधित जो रचना है यूरोप, जिसमें उन्होंने मानव और वातावरण के प्रभाव की उन्होंने बात की, और बात करते उन्होंने कहा कि मानव पर पूर्ण रूप से किसका प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है। मानव है वो पूर्ण रूप से किससे प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, चाहे प्राकृतिक वातावरण से होता हो, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण से होता हो। हम्बोल्ट ने अपनी रचना कोस्मोस में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, और निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु की भूमिका रही है। भूमध्य सागरीय जो सभ्यता है, भूमध्य सागर के निकटवर्ती जो देश है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, तो इन देश, टर्की है, तो इन देशों की जो सभ्यता है जिसको अपन भूमध्य सागरीय सभ्यता कह रहे हैं, तो वहां की जो सभ्यता का जो विकास हुआ वो किसका परिणाम है, वहां की जलवायु का परिणाम है। अगले विचारक की अपन बात करें तो चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचारों का प्रतिपादन किया। डार्विनवाद भी जिसको कहा जाता है, जीवात जीवोत्पत्ति, जिसमें जीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है। डार्विन ने कहा था कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने भी निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, और निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्होंने जो कहा है कि जीवों के विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है, कि जीवों का जो विकास हुआ वो किसका परिणाम है, पर्यावरण का परिणाम है। फिर अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं, अगले भूगोलवेता की बात करें, फ्रेडरिक लिपले ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है स्थान, कार्य और लोग, स्थान, कार्य और लोग में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि समाज पर भी किसका प्रभाव है, पर्यावरण का प्रभाव है, कि समाज का जो विकास हुआ उस समाज का जो विकास है, चाहे समाज की क्रियाओं का हो, समाज की परंपराओं का हो, समाज की अर्थव्यवस्था का हो, उसका जो विकास है वो किसका परिणाम है, पर्यावरण का परिणाम है। अगले भूगोलवेता की बात करें तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना सभ्यता एवं जलवायु और मानव आवास में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही कि प्राकृतिक शक्तियां मानवीय रहन सहन, कला, साहित्य, धर्म आदि को प्रभावित करती है। प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, यानी किसी स्थान की जलवायु है, धरातलीय संरचना है, या वहां की जो मृदा है, धरातलीय बनावट है,
तो वो किसको प्रभावित करती है? मानवीय रहन सहन को भी प्रभावित करती है, मानवीय कला, साहित्य, धर्म आदि को भी प्रभावित करती है। तो अपन यहाँ पे बात करें कि मानव भूगोल से संबंधित जितने भी भूगोलवेता हैं या निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी जर्मन भूगोलवेता हैं जिसकी बात अपन ने की, चाहे आप फ्रेडरिक रेडजेल की बात करें, चाहे आप कुमारी सेंकुल की बात करें, चाहे आप कार्ल रिटर की बात करें, चाहे हम्बोल्ट की बात करें, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक लिपले, एल्सवर्थ हंटिंगटन, इनकी यदि बात की जाए तो एक बात कॉमन जो निकल के आती है कि निश्चयवादी जो विचारधारा है, तो वो निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में होगा? प्रकृति के नियंत्रण में होगा। मानव केवल उतना ही कार्य करेगा जितना आदेश प्रकृति के द्वारा मानव को दिया जाता है। अर्थात मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में रहेगा? किसके अधीन रहेगा? पर्यावरण के अधीन रहेगा, प्रकृति के अधीन रहेगा। यानी मानव के पास जो कुछ भी उपलब्ध है वो पूर्ण रूप से किसकी देन है? प्रकृति की देन है, पर्यावरण की देन है। तो निश्चयवादी जो विचारधारा है वो किस बात को प्रमाणित करती है, किस बात का समर्थन करती है? कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है, मानव पर पर्यावरण का पूर्ण रूप से नियंत्रण है, मानव किसी भी रूप में वातावरण या पर्यावरण के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। अब अगली जो बात आती है कि जो निश्चयवादी विचारधारा है उसकी आलोचना, और उसकी आलोचना के रूप में एक नई विचारधारा का प्रारंभ हुआ जिसको कहा जाता है संभववादी विचारधारा। अब निश्चयवादी विचारधारा की आलोचना किसके रूप में? आप देखिए, निश्चयवादी विचारधारा ने कहा, जैसा चाहे आप फ्रेडरिक रेडजेल की बात कर ले, चाहे आप कुमारी सेंकुल की बात कर ले, दोनों ने कहा कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में है, मानव प्रकृति का दास है, मानव पृथ्वी तल की उपज है, मानव किसी भी रूप में प्रकृति के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन यदि सामान्य रूप में बात की जाए, धरातल पे आके यदि बात की जाए, तो मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तो है, ये तो अपन नहीं नेगलेक्ट अपन नहीं कर रहे, डिनाई अपन नहीं कर रहे कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। प्रभाव है लेकिन नियंत्रण नहीं होगा। यानी संभववादी जो विचारधारा है वो ये मानती है, जो निश्चयवादी विचारधारा की आलोचना भी है, संभववादी विचारधारा मानती है कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण की जो बात है वो कतई नहीं होगी, मानव पूर्ण रूप से कभी भी पर्यावरण के नियंत्रण में नहीं रह सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण का उपयोग करेगा, उससे वो प्रभावित होगा लेकिन नियंत्रित नहीं होगा। कुछ ऐसी और भी गतिविधियां हैं जिसके आधार पर ये बात पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते। अपन ये नहीं कह सकते कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में रहेगा या केवल उतना ही कार्य मानव के द्वारा किया जाएगा जितना आदेश प्रकृति के द्वारा मानव को दिया जाता है। तो ये बात अपन अगली विचारधारा में करेंगे। तो निश्चयवादी विचारधारा की सबसे मुख्य जो आलोचना अपन कह सकते हैं वो अपन ये लेके चलते हैं कि मानव है वो प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। प्रभाव की अपन बात कर सकते हैं लेकिन नियंत्रण की बात अपन नहीं कह सकते। तो निश्चयवादी विचारधारा तो मानती है कि मानव पर पूर्ण रूप से पर्यावरण का प्रभाव है, पूर्ण रूप से प्रभाव की बात भी वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। मानव है वो प्रकृति के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, उसकी इतनी सोच नहीं है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो पर्यावरण के आदेशों की अवहेलना वो कर दे। तो यहाँ पे अपने मानव वातावरण के अंतर संबंधों पर आधारित पहली जो विचारधारा है, निश्चयवादी जो विचारधारा है, उसकी अपन ने बात की। और इस विचारधारा के अनुसार अंत में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, सार जो इसका आता है, कई बार पूछा भी जाता है कि निश्चयवादी विचारधारा क्या है, तो सार ये आता है कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में होगा, मानव है वो प्रकृति का दास होगा, मानव है वो पृथ्वी का गुलाम होगा। किसके अनुसार? निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार।